नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक शांति और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसी देवभूमि पर प्रकृति ने कहर ढाया है। हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के धराली गांव की, जहां बादल फटने से भारी तबाही मची है। फिर हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही दिल्ली की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी को जीत का भरोसा है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब बात भारत की उस उड़ान की, जो धरती पर रहकर अंतरिक्ष को छू रही इसरो ने लद्दाख की ऊंचाइयों पर रचा इतिहास। बनाया है एक ऐसा स्टेशन जो हूबहू मंगल और चंद्रमा जैसा है। यह कोई सपना नहीं है, बल्कि आने वाले अंतरिक्ष मिशनों की सच्ची तैयारी है। इस मिशन की कहानी आपको हैरान कर देगी। फिर भारत अपनी सैन्य ताकत को नया आयाम दे रहा है। अब दुश्मनों को जवाब देने की तैयारी और भी ज्यादा सटीक और अत्याधुनिक हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने 67,000 करोड़ की सैन्य खरीद को मंजूरी दी है, जो सेना के तीनों अंगों को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाएगी। आज हम आईना सच का में जानेंगे कि कौन कौन से आधुनिक हथियार आ रहे हैं हमारी सेनाओं के पास और क्यों यह फैसला भारत की सुरक्षा नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है। अब बात करते हैं उत्तरकाशी के धराली गांव की, जहां 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 28 पर्यटक अभी भी लापता हैं। ये पर्यटक केरल के बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। अब आपको बताएंगे कि इस आपदा के पीछे असल कारण क्या था और क्या है फिलहाल की स्थिति। कैसी है उत्तरकाशी का धराली गांव, जो गंगोत्री यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मंगलवार को दोपहर बाद भीषण आपदा का शिकार हो गया। यह सब तब शुरू हुआ जब गांव के पास बादल फटने की घटना हुई। इस घटना के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। धराली का करीब करीब आधा हिस्सा कीचड़, मलबा और बाढ़ के पानी में समा गया। इस आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और रेस्क्यू टीमें लगातार मलबे में दबे और लोगों को ढूंढने में लगी हुई है। इस भयानक हादसे के बीच एक और दुखद खबर सामने आई। केरल के 28 पर्यटकों का एक ग्रुप भी इस आपदा के बाद से लापता है। इन पर्यटकों के परिवार वालों ने इस बात की पुष्टि की है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि इन 28 लोगों में से 20 वे लोग हैं जो केरल के हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बस गए हैं, जबकि 8 लोग केरल के ही अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। इनमें से एक दंपत्ति के रिश्तेदार ने बताया कि आखिरी बार उनसे उनके बेटे ने एक दिन पहले ही बात की थी। बेटे ने बताया था कि वे लोग सुबह करीब 8:30 बजे उत्तरकाशी से गंगोत्री की यात्रा पर निकलने वाले थे। रिश्तेदार के मुताबिक वो लोग उसी रास्ते पर थे जहां भूस्खलन हुआ है। उसके बाद से ही हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्होंने हरिद्वार की ट्रैवल एजेंसी से भी बात की, जिसने इस 10 दिन की उत्तराखंड यात्रा का आयोजन किया था, लेकिन ट्रैवल एजेंसी के पास भी इन पर्यटकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि उनके मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई हो या फिर उस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा। इस घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने अब तक 190 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सभी घायलों को एम्स अस्पताल में उचित इलाज दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि धराली में अभी भी सड़क मार्ग बाधित है, जिसे जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मौसम ठीक नहीं होने के बावजूद भी राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। धराली में इस भीषण तबाही के पीछे के असल कारण का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से हुआ है।
भूटान में कार्यरत वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट इमरान खान ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि धराली गांव से करीब 7 किलोमीटर ऊपर 6.700 मीटर की ऊंचाई पर एक बड़े ग्लेशियर डिपॉजिट मलबे का हिस्सा टूटकर गिरा। इस मलबे की मोटाई करीब 300 मीटर और क्षेत्रफल 1.12 वर्ग किलोमीटर था। इस मलबे का बड़ा हिस्सा जब नीचे घाटी की ओर आया तो भारी बारिश और पानी के तेज बहाव के कारण उसने और भी ज्यादा गति पकड़ ली। ढलान तेज होने की वजह से यह मलबा 1 मिनट से भी कम समय में धराली गांव तक पहुंच गया और भारी तबाही मचा दी। यह ग्लेशियर डिपॉजिट दरअसल ग्लेशियरों द्वारा जमा की गई सामग्री होती है, जिसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, चट्टानें, मिट्टी और रेत शामिल होते हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो यह मलबा पीछे छूट जाता है। इस बार भारी बारिश और पानी के दबाव ने इसी मलबे को ढहा दिया है, जिससे यह भयानक आपदा हुई है। अब बात करते हैं, देश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। उपराष्ट्रपति के औपचारिक चुनाव ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच समीकरण बैठाने का दौर शुरू हो गया है। यूं तो आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन इस बार का मुकाबला 2022 की तरह एक तरफा नहीं रहने वाला है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने साझा उम्मीदवार उतारकर चुनावी जंग को दिलचस्प बनाने का मन बना लिया है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्यों इस बार बीजेपी के लिए 2022 जैसा प्रदर्शन दोहराना मुश्किल है और विपक्ष की क्या है रणनीति। आपको याद होगा 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को अपना प्रत्याशी बनाया था। उनके सामने विपक्ष की ओर से मार्गरेट अलवा मैदान में थी। उस चुनाव में जगदीप धनखड़ ने भारी मतों से मार्गरेट अलवा को हराया था। धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि मार्गरेट अलवा को महज 182 सांसदों का ही समर्थन मिल पाया था। यह जीत एनडीए के साथ साथ कई गैर एनडीए दलों के समर्थन का नतीजा था। लेकिन जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने के बाद फिर से चुनाव हो रहे हैं। 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव में सियासी हालात काफी बदल चुके हैं। 2022 से 2025 तक इन 3 सालों में राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। जहां बीजेपी के सांसदों की संख्या में कमी आई है, वहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। पुराने दोस्त भी अब पुराने नहीं रहे और यही वजह है कि बीजेपी के लिए इस बार 2022 जैसी जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। भले ही बीजेपी के पास अभी भी बहुमत के आंकड़े मौजूद हों, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता जीत से ज्यादा जीत के अंतर को लेकर है। 2022 में जगदीप धनखड़ को जो भारी जीत मिली थी, उसमें बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और बसपा जैसे गैर एनडीए दलों का भी अहम योगदान था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के साथ बीजेपी के रिश्ते पहले जैसे मधुर नहीं रहे। कांग्रेस, जो इस बार विपक्षी एकता का संदेश देने की रणनीति बना रही है, उसने इस चुनाव को एक अवसर के तौर पर देखा है। राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ डिनर पर साझा उम्मीदवार पर मंथन करेंगे। कांग्रेस की रणनीति बीजेपी को घेरने की है, जिसके लिए वह बिहार या आंध्र प्रदेश के किसी नेता को उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। इस तरह विपक्ष का मकसद बीजेपी के 2 सबसे बड़े सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी को असमंजस में डालना है। अगर विपक्ष बिहार से किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारता है, तो जेडीयू यानी नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों के लिए भाजपा का समर्थन करना मुश्किल होगा। इसी तरह अगर उम्मीदवार आंध्र प्रदेश से हुआ, तो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और जनसेना पार्टी के सामने धर्म संकट पैदा हो जाएगा। इस रणनीति से विपक्ष न केवल अपनी एकजुटता दिखाएगा, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता का दांव खेलकर एनडीए में फूट डालने की भी कोशिश करेगा। बीजेपी के पास भले ही 418 सांसदों का समर्थन हो,
जो जीत के लिए जरूरी 392 से 26 ज्यादा हैं। लेकिन 2022 की तरह 528 वोट हासिल करना इस बार आसान नहीं होगा। बीजेपी 303 सीटों से घटकर 240 पर आ गई, जबकि कांग्रेस और टीएमसी जैसी विपक्षी पार्टियों के सांसद बढ़े हैं। वाईएसआर कांग्रेस राज्यसभा में 7 सांसद हैं जिसके, और बीजेपी के साथ रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। बसपा के पास भी अब सिर्फ एक सांसद बचा है। अकाली दल और एआईडीएमके जैसे पुराने सहयोगी भी एक साथ नहीं है। इस बार विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। इंडिया ब्लॉक के साझा उम्मीदवार के सामने बीजेपी को अपने ही सहयोगियों को एकजुट रखने की चुनौती होगी। अगर विपक्ष का उम्मीदवार बिहार से हुआ तो जेडीयू, जिसके 16 सांसद हैं, एलजेपी, जिसके 5 सांसद हैं, और आरएलएम, जिसका 1 सांसद है, इसके लिए मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी। इसी तरह आंध्र प्रदेश के उम्मीदवार से टीडीपी, जिसके 18 सांसद, और जनसेना, जिसके 2 सांसद हैं, उनके सामने भी असमंजस की स्थिति पैदा होगी। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि ऐसे में इन क्षेत्रीय दलों के लिए अपनी अस्मिता को दरकिनार कर बीजेपी का समर्थन करना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति का यह चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक पद के लिए चुनाव नहीं, बल्कि देश की राजनीति में एक शक्ति प्रदर्शन भी है। बीजेपी अपनी जीत के मार्जिन को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष अपनी एकजुटता का संदेश देने और एनडीए को घेरने का मौका नहीं छोड़ेगा। अब देखना यह होगा कि किसकी रणनीति कामयाब होती है और 9 सितंबर को नतीजे क्या लेकर आते हैं। फिर अब आपको बताते हैं कि भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस बार इसरो ने एक ऐसा मिशन शुरू किया है जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा को पूरी तरह से बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं होप एनालॉग मिशन की। इसरो ने लद्दाख के दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ इलाके में एक खास स्टेशन बनाया है, जो हूबहू चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जीवन के वातावरण जैसा है। इसे होप स्टेशन यानी हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन नाम दिया गया है। यह सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां हमारे भावी अंतरिक्ष यात्री दूसरे ग्रहों के कठोर वातावरण में रहने और काम करने का प्रशिक्षण लेंगे। तो चलिए अब जानते हैं क्या है यह होप स्टेशन, इसे लद्दाख में क्यों बनाया गया है और यह हमारे अंतरिक्ष मिशनों को कैसे प्रभावित करेगा। होप स्टेशन यानी हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, यह एक विशेष प्रकार का आवास है जिसे लद्दाख के तशोकार क्षेत्र में 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बनाया हुआ है। यह स्टेशन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यह 8 मीटर व्यास का एक रहने वाला मॉड्यूल है जहां चालक दल रहेगा। यह 5 मीटर व्यास का एक सहायक मॉड्यूल है जिसमें संचालन और जीवन रक्षक प्रणालियां हैं। यह स्टेशन एक खास मकसद के साथ बनाया गया है। इसका उद्देश्य चंद्रमा और मंगल ग्रह जैसे कठोर वातावरण को हूबहू धरती पर तैयार करना है। यहाँ का बेहद ठंडा तापमान, कम ऑक्सीजन, कम वायुदाब और बंजर जमीन, ये सभी परिस्थितियां दूसरे ग्रहों पर मौजूद वातावरण जैसी ही हैं। इसरो ने इस अनोखे एनालॉग मिशन के लिए लद्दाख के तशोकार क्षेत्र को जानबूझकर चुना है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां मंगल ग्रह से बहुत मिलती जुलती हैं। यहाँ उच्च यूवी फ्लक्स यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें, निम्न वायुदाब, अत्यधिक ठंडा और खारा परमाफ्रॉस्ट अस्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी है, जो मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले शुरुआती वातावरण जैसा है। समुद्र तल से 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद तुषार की परिस्थितियां, जैसे शून्य से नीचे का तापमान और कम ऑक्सीजन,
मानव जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। इन परिस्थितियों में ही वैज्ञानिक यह समझेंगे कि अंतरिक्ष यात्री ऐसी चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं। इस स्टेशन का उद्घाटन 31 जुलाई 2025 को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने किया था। यह होप एनालॉग मिशन 10 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के कई बड़े संस्थानों जैसे IIST, RGCB, IIT हैदराबाद और IIT बॉम्बे के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इस मिशन के दौरान 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इस स्टेशन में रखा जाएगा। उनके शरीर पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें एपिजेनेटिक, जीनोमिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य निगरानी प्रोटोकॉल, ग्रहीय सतह पर काम करने के तरीके और नमूना संग्रह तकनीकों का भी परीक्षण किया जाएगा। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यानी HSFC इस पूरे मिशन का नेतृत्व कर रहा है। यह केंद्र इसरो के आगामी मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए इस तरह के प्रयासों को लगातार बढ़ा रहा है। यह होप एनालॉग मिशन भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस मिशन से जो भी डेटा निकलेगा वह भविष्य में भारत के मानव अंतरिक्ष मिशनों, खासकर चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले मिशनों के लिए प्रोटोकॉल और बुनियादी ढांचे को डिजाइन करने में बहुत मददगार होगा। यहाँ पर अंतरिक्ष सूट और जीवन रक्षक प्रणालियों का भी परीक्षण किया जाएगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हमारी तकनीक दूसरे ग्रहों पर कितनी कारगर साबित होगी। एकांत और कठोर वातावरण में मानव व्यवहार को समझने से हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि लंबे अंतरिक्ष मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री मानसिक रूप से कैसे खुद को तैयार कर सकते हैं। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और दूरदर्शी उपलब्धि भी है। यह दुनिया को यह दिखाता है कि भारत सिर्फ अंतरिक्ष की ओर देख नहीं रहा, बल्कि वहां रहने, अन्वेषण करने और फलने फूलने की तैयारी भी कर रहा है। यह एक ऐसे भविष्य की आशा का संकेत है जहां भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी बनकर उभरेंगे। फिर अब आपको बताते हैं, भारत अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए 67,000 करोड़ के हथियार और सैन्य साजो सामान खरीदने को मंजूरी दे दी है। यह एक बड़ा कदम है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि भारत इतनी बड़ी खरीद क्यों कर रहा है, कौन कौन से आधुनिक हथियार खरीदे जा रहे हैं और इन खरीद से हमारी सेना को क्या फायदा होगा। यह कोई साधारण खरीद नहीं है, यह भारत की वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद यानी DSC की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। इस खरीद का मुख्य उद्देश्य हमारी सेनाओं की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाना है। बढ़ते भू राजनीतिक परिदृश्य और सीमा पर बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए यह बेहद जरूरी हो गया है कि हमारी सेनाएं आधुनिक हथियारों से लैस हों। अब बात करते हैं किन किन चीजों के लिए दिए गए हैं ऑर्डर। रक्षा मंत्रालय ने जिन प्रमुख चीजों की खरीद को मंजूरी दी है वो हमारी सेनाओं को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण खरीद में से एक है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी RPA यानी रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट। ये वो ड्रोन है जो लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और जिनमें हथियार भी लगाए जा सकते हैं। भारत ने अमेरिका से 36 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का सौदा किया था, लेकिन उनकी सप्लाई में देरी हो रही है और इसी वजह से रक्षा मंत्रालय ने दूसरे RPA खरीदने को मंजूरी दी है।
पाकिस्तान ने भी टर्की से इसी तरह के यूएवी खरीदे हैं, जिससे हमारी सीमाओं पर निगरानी की क्षमता बढ़ाना जरूरी हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग के बाद भारतीय नौसेना के लिए अतिरिक्त ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर खरीदने की मंजूरी दी गई है। यह हमारी नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगा और दुश्मनों को समुद्र में प्रभावी तरीके से जवाब देने में मदद करेगा। नौसेना के लिए अन्य महत्वपूर्ण खरीद में ये भी शामिल है कॉम्पैक्ट ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट। ये एक तरह के समुद्र में चलने वाले ड्रोन हैं, जो देश की पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें वर्गीकृत करने और बेअसर करने में कारगर होंगे। बराक 1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम का अपग्रेड। यह मिसाइल सिस्टम नौसेना के जहाजों को हवाई हमलों से बचाने में मदद करेगा। भारतीय वायुसेना को भी इस खरीद से बड़ा फायदा होगा। माउंटेड रडार की खरीद। ये रडार हवाई निगरानी और लक्ष्यों का पता लगाने में मदद करेंगे। सक्षम और स्पाइडर वेपन सिस्टम का अपग्रेड। इन सिस्टम को IACCS एकीकृत वायु कमांड और नियंत्रण प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे हमारी हवाई सुरक्षा और मजबूत होगी। C-17 और C-130 फ्लीट की मेंटेनेंस। वायुसेना के परिवहन विमानों की सस्टेनेंस और रूसी S-400 मिसाइल के सालाना मेंटेनेंस की भी मंजूरी दी गई है। फिर थल सेना के लिए भी नाइट विजन टेक्नोलॉजी होगी। थल सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए भी BMP वाहनों में रात में ऑपरेशन के लिए थर्मल इमेज साइट खरीदने को मंजूरी दी गई है। इससे हमारे सैनिक रात के अंधेरे में भी दुश्मनों को आसानी से देख सकेंगे, जिससे हमारी कॉम्बैट क्षमता में भारी इजाफा होगा। अब बात करते हैं कि क्यों है यह एक बड़ा कदम। यह 67,000 करोड़ की खरीद सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं है, बल्कि यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे हमारी रक्षा क्षमताएं तो बढ़ेंगी ही, इसके साथ ही स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। यह दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह हमारी सेनाओं के मनोबल को बढ़ाएगा और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेगा। आप देख रहे थे आईना सच का और मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर हमारी मुलाकात होगी कल। आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, या उन छोटे छोटे पलों में छिपी है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्कार।